लाहौर से साहिवाल तक की सड़क अच्छी हालत में थी। करीबन 3 घंटे में ही हम साहिवाल पहुंच गए। इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। हमने वहां से रोस्ट चिकन और रोगनी नान लिए और गाड़ी के अंदर ही बैठ कर खाए। साहिवाल का भरा पूरा शहर रात के इस पहर कदरे सुनसान नजर आ रहा था। सड़कों पर हर तरफ केले के छिलके बिखरे हुए थे। इन छिलकों को देखकर 2 बातों का पता चलता था। एक तो ये कि साहिवाल के इलाके में केले बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे ये कि यहाँ के लोग छिलके फेंकने के सिलसिले में थोड़े बेपरवाह भी हैं। मजमूई तौर पर ये सेहतमंद और खुशबाश लोगों का शहर था। रात के इस पहर भी चाय खानों और छोटे छोटे होटलों पर लोग मौजूद थे और केबल पर स्टेज ड्रामे देख रहे थे। मैं साहिवाल पहली बार देख रहा था। ताहम मेरी मंजिल साहिवाल से ज़रा आगे हड़प्पा का पुराना शहर था। मैंने निवाला लेते हुए कहा, यार एक तो तुम हर वक्त बंदे को तजस्सुस में रखते हो, बता क्यों नहीं देते कि हम इतनी रात गए हड़प्पा में किस ज़ाते शरीफ से मिलने जा रहे हैं। यार अगर हम किसी मशहूर फिल्मी एक्टर या खिलाड़ी वगैरह से मिलने जा रहे होते तो मैं बता देता कि फ़लाँ बंदा है। जब तुम इस बंदे को जानते ही नहीं तो मेरे बताने से क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल इतना जान लो कि बड़ा दिलचस्प बंदा है, इससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। मुझे अब भी शक है कि यह सेठ सिराज वाला चक्कर है। शक के मामले में तुम बिल्कुल किसी बीवी की तरह हो। इसने मुर्गी की टांग पर दांत आजमाते हुए कहा। हमारी गाड़ी एक बार फिर रवाना हो गई। गाड़ी का डेक ज़ोरों शोर से बज रहा था, नगमा गूंज रहा था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदा चाहता हो जैसे। मेरे ख्यालात दूर दूर तक भटकने लगे। मैं अपने ज़हन को इर्द गिर्द के मनाजर की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करने लगा। साहिवाल से हड़प्पा जाने वाली सड़क भी शानदार थी। बड़ी 5 स्टार सड़क बना दी है यार इन्होंने, इमरान ने कहा। मगर इसी दौरान में एक 5 स्टार खड्डा भी आ गया और इमरान ने गाड़ी को बमुश्किल कंट्रोल किया। हड़प्पा तक का सफ़र करीबन 30 किलोमीटर था, जो इमरान ने 25 मिनट में तय कर लिया। जल्द ही हम 1-2 ज़ैली सड़कों पर मुड़े और हड़प्पा के कदीम शहर में पहुंच गए। ये वैसा ही कस्बा नुमा शहर था जैसा पंजाब के आम इलाकों में पाया जाता है। गलियाँ, बाजार और चौराहे सुरहे थे। ठंड ने हर शय को जामिद कर रखा था और खुली जगहों पर हल्की हल्की धुंध थी। इमरान ने मोबाइल पर अपने किसी साथी से रब्ता करके अपनी मंजिल की दुरुस्त लोकेशन पूछी और फिर गाड़ी एक मकान के सामने रोक दी। जल्द ही हम एक नीम गर्म कमरे में पके कोयलों की अंगीठी के सामने बैठे थे। हमारे सामने चाय और दीगर लवाजमात रखे थे। मेज़बान वाकई दिलचस्प आदमी था। वो सांवली रंगत का था और गैर मामूली हद तक फरबा था। इसका पेट इसके आगे जैसे एक बहुत बड़े मटके की सूरत में रखा हुआ था। वो हंसता था तो इसका पेट भी उछल उछल कर साथ देता था। मेज़बान की उम्र 35 साल के करीब होगी। इसका नाम इम्तियाज़ था। वो हड़प्पा का पुराना शहरी था और यहाँ इसकी 2 बकरियाँ थीं। अपनी गुफ्तगू से वो कुछ पढ़ा लिखा भी लगता था। इम्तियाज़ ने सबसे पहले मेरी चोटों के बारे में पूछा। इमरान ने वही जवाब दिया जो वो इससे पहले 100-150 अफराद को दे चुका था। ये मेरा पुराना सज्जन ताबिश शबई मुझसे मिलने के लिए आया था। लाहौर रेलवे स्टेशन की लानती सीढ़ियों से गिर गया। शुक्र है कि हड्डियाँ वगैरह बच गईं। इमरान का एक साथी यहाँ पहले से मौजूद था। यही वो इकबाल था जिससे मोबाइल फ़ोन पर 2 दिन पहले इमरान की बात हुई थी। ये भी मजबूत हाथ पैर का 24-25 साल शख्स था। अभी थोड़ी देर पहले भी इमरान ने इसी से फ़ोन पर बात की थी। इसे यहाँ इमरान ने ही किसी काम से भेजा हुआ था। इत्तफाकन यहाँ इकबाल का दोस्त इम्तियाज़ भी रहता था। यही वजह थी कि अब हम सब यहाँ इम्तियाज़ के नीम गर्म घर में मौजूद थे। 2-3 मिनट की रस्मी बातों के बाद इमरान, इकबाल और इम्तियाज़ में रमजिया गुफ्तगू शुरू हो गई। ये गुफ्तगू मेरे लिए काफ़ी हद तक नाकाबिले फ़हम थी। इमरान ने अपने साथी इकबाल से पूछा, अब कहाँ है वो? घर के अंदर ही है, इकबाल ने दबे दबे जोश से जवाब दिया। गाड़ी बाहर गली में खड़ी है। क्या अंदाज़ा लगाया है तुमने? इमरान ने पूछा। मेरा अंदाज़ा तो वही है जो इम्तियाज़ भाई का है, बल्कि ये तो पक्की बात कर रहे हैं कि इसमें औरत का चक्कर है। जुलेखा नाम है इसका। खामन बीमार रहता है, बल्कि चारपाई से लगा हुआ है। गुलछरे उड़ा रही है। खामन क्या करता है? इमरान ने पूछा। इकबाल की बजाय हमारे मेज़बान इम्तियाज़ ने जवाब दिया, बस जी, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये छीदा भी कमाल करता है। पहले चावलों का काम किया करता था, अब तो जो कुछ भी करती है इसकी बीवी जुलेखा ही करती है। इसके साथ ही वो हंसा। इसका पेट, पूरा जिस्म, बल्कि वो चारपाई भी हंसने लगी जिस पर वो बैठा था। इसकी खुशमिजाजी और हंसने की आदत का अंदाज़ा इसके चेहरे की लकीरों से भी होता था। इमरान, इकबाल और इम्तियाज़ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मेज़बान के मोहल्ले में रहने वाली एक जवान साल औरत जुलेखा का चाल चलन ठीक नहीं। इसके घर किसी मर्द का आना जाना है और वो मर्द अब भी जुलेखा के यहाँ मौजूद है। इसकी गाड़ी अब भी जुलेखा के घर के बाहर खड़ी है। बातों के दौरान में जब मुझे इस गाड़ी के बारे में मालूम हुआ कि वो एक सुजुकी का डब्बा है तो एकदम जहन में फुलझड़ी सी छूट गई। मेरा शक यकायक
यकी यकीन में बदलने लगा। शायद ये वही सुजुकी डब्बा था जो 2-3 दिन पहले सरेराह एक्सीडेंट का शिकार हुआ था और जिसमें से सेठ सिराज ने निकलकर ज़बरदस्त ख्वारी का सामना किया था। इसका मतलब था कि यहाँ हड़प्पा में भी ये डब्बा सेठ सिराज को ही लेकर आया था। इमरान बगौर मेरे तासुरात देख रहा था। इसकी उकाबी निगाहों ने भांप लिया कि मैं किस रुख पर सोच रहा हूँ। इसकी मामला फहमी हैरानकुन थी। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है ताबी तुम्हारे इस सेठ सिराज के सितारे और सियारे वगैरह गर्दिश में आ गए हैं। देखो अब वो इस दिन की 5 स्टार जलालत के बाद मजीद बेइज्जत होने के लिए यहाँ भी पहुँच गया है। एक ऐसी औरत के घर में घुसा है जो कुछ ज़्यादा नेक नाम नहीं है। फिर वो मेज़बान इम्तियाज़ से मुखातिब होकर बोला, क्या ये औरत कुछ ज़्यादा खूबसूरत है? ज़्यादा क्या जी, कम खूबसूरत भी नहीं है। बस समझे कि रियायती नंबरों से पास है। लेकिन औरत औरत ही होती है जी। बस बंदे की मत मारने पर आ जाए तो फिर मत के पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। अब हमारी मिसाल ही ले ले। मेरे जैसे हैंडसम नौजवान के लिए लड़कियों की भला कोई कमी थी, लेकिन जब दिल आया तो किस पर आ गया। चिक की दूसरी तरफ से फरबाए अंदाम इम्तियाज़ की खूबरू बीवी ने शौकी से कहा, आहो भाई जी, इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। शादी से पहले 12-12 मन की 2-3 धोबने इनके पीछे पड़ी हुई थी, पर इनकी किस्मत मेरे साथ फूट गई। शादी से पहले मैं इतना मोटा नहीं था जी। अगर कुछ था भी तो इसमें खूबसूरती थी। इस भली लोग ने मेरी मार्केट वैल्यू डाउन करने के लिए मुझे पराठे खिला कर इतना मोटा किया कि अब भुगते खुद ही। वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया। चिक के आर पार मियाँ बीवी की नोक-झोंक कुछ देर मजीद चलती रही। फिर इम्तियाज़ की बीवी रोते बच्चे को चुप कराने के लिए किसी दूसरे कमरे में चली। तखलिया हुआ तो इमरान ने धीमे लहजे में मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, तुमसे माफ़ी चाहता हूँ यार। अगर इस वक्त तुम्हें बता देता कि हम सिराज के लिए यहाँ आ रहे हैं तो तुम शायद आने से इनकार कर देते। तुम परेशान ना हो, हम सिराज के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते और ना ही हमें ऐसा करना है। बस ये देखना है कि ये बंदा दरअसल है कि इस चक्कर में। अगर ये कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो फिर भी हमें इससे कुछ नहीं कहना। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और वो भी सामने आए बगैर। मैं सीट पिटाया हुआ था। बहरहाल मैंने इमरान से कुछ कहा नहीं। वैसे भी दीगर लोगों के सामने तलख कलामी कोई अच्छी बात नहीं थी। इमरान ने मेज़बान इम्तियाज़ से सवाल जवाब कर दिए। इम्तियाज़ भाई, तुमने बताया है कि ये बंदा सिराज, जिसे तुम यहाँ ख्वाजा के नाम से जानते हो, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ज़रूर आता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर से हफ्ते की शाम को तो ज़रूर आता है। हर दफ़ा सुजुकी हाई रूफ पर आता है। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। यहाँ के लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, या तुम बताओ कि तुम क्या जानते हो। इम्तियाज़ ने अपने बेकरां पेट पर हाथ फेरा और बोला, मुझे तो यही मालूम है कि ये बंदा लाहौर के करीब रायविंड में कोई स्टोर चलाता है जहाँ थोक में आटा, दालें और चावल वगैरह मिलते हैं। यहाँ बज़ाहिर जुलेखा के खामन से और असल में ख़ुद जुलेखा से इसकी यारी दोस्ती है। वो यहाँ से आजकल चावल वगैरह भी लेकर जा रहा है। शायद अपने स्टोर पर फ़रोख्त करता है या फिर कहीं और भी देता है। इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे तुम ख्वाजा कह रहे हो, ये लाहौर का सेठ सिराजुद्दीन और ये रायविंड में कोई छोटा मोटा स्टोर नहीं चलाता, बल्कि लाहौर में एक बड़े प्लाजे का मालिक है और एक दूसरा प्लाजा तामीर करवा रहा है, तो इम्तियाज़ भाट जैसा मुंह खोलकर हैरत से इमरान की तरफ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है, इसने कहा। बल्कि ऐसे ही है, इमरान का साथी इकबाल बोला। तुमने इम्तियाज़ भाई को अभी वो बोरियों वाली बात तो नहीं बताई? इमरान ने इकबाल से दरियाफ्त किया। इकबाल ने नफ़ी में सर हिलाया। इमरान ने अपनी जैकेट दुरुस्त करते हुए खुद को कुछ और भी अंगीठी के करीब समेटा और राजदारी के लहजे में बोला, इम्तियाज़ भाई, तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि सिराज का इस जुलेखा नाम की औरत से कोई टांका है, लेकिन हमें लग रहा है कि बात इससे कुछ ज़्यादा भी है और यही वजह है कि हम इस बंदे का पीछा करते हुए लाहौर से यहाँ पहुँच गए हैं। इम्तियाज़ ने हैरत और तजस्सुस से इमरान की तरफ देखा, फिर इकबाल को देखने लगा। आपको किस किस्म का शक है? इम्तियाज़ ने पूछा। हमें लग रहा है कि ये सेठ सिराज यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है। सिर्फ जुलेखा ही नहीं है जिसकी खातिर ये बंदा ख्वाजा के रूप में यहाँ पहुँचता है और रातें गुजारता है। इस शक की एक बड़ी माकूल वजह यह है कि जो कुछ ही दिन पहले हमारे सामने आई है, बल्कि 2-3 दिन पहले सामने आई है। यारो, तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया। इम्तियाज़ मोटे ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल टोन को सहलाया और सवालिया नज़रों से इमरान का चेहरा तकने लगा। इमरान ने कहा, पहले मुझे ये बताओ इम्तियाज़ भाई कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये जगह हड़प्पा शहर में आती है या इसके मज़ाफ़ात में? ये मज़ाफ़ात में ही आती है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ये सरकारी ज़मीन है। इस पर लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। अब यहाँ के मकीनों के साथ गवर्नमेंट का तनाज़ा चल रहा है। ये ज़मीन हड़प्पा के खंडरात से बहुत करीब है और गवर्नमेंट इसे वापस लेना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट जो मुआवजा दे रही है वो यहाँ रहने वालों को कबूल नहीं है। अदालती चक्कर भी चल रहा है। गवर्नमेंट को इस जगह में क्या दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है जी, और होनी भी चाहिए। शायद आपको पता ना हो कि
कि पुराने खंडरात निकालने के लिए हड़प्पा के जितने बड़े हिस्से में खुदाई हुई है वो बहुत थोड़ा है। अभी तकरीबन 70-80% इलाका ऐसा है जिस पर खुदाई वगैरह शुरू ही नहीं की गई। माहिर लोगों का ख्याल है कि इस सारे इलाके के नीचे भी खंडर शंडर मौजूद है, तो फिर खुदाई क्यों नहीं की जाती। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा यह जाता है कि सही तरीके से खुदाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और टाइम की ज़रूरत है। फिर शायद साहब लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर इन ज़मीनों के नीचे से वाकई खंडरात वगैरह निकल आए तो इनकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम होगा। पहले जो खंडर निकले हैं इनकी हालत भी रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। बारिशें पड़ती हैं, आंधियाँ आ जाती हैं, हर तरह के मौसम असर डालते हैं। महकमे के लोग और बाहर से आने वाले साहिब लोग इन खंडरात की हिफाजत के लिए काम शाम तो करते रहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है। शायद ये लोग सोचते हों कि जो कुछ हज़ारों साल से ज़मीन में दबा हुआ है वो अभी दबा ही रहे तो बेहतर है। इमरान ने कहा इसका मतलब है कि ये कच्ची पक्की आबादियाँ ऐसी सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं जिनकी खुदाई वगैरह होनी है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 10-15 साल बाद। इम्तियाज़ ने इस बात में सर हिलाया। इमरान ने कहा अच्छा एक बात बताओ इम्तियाज़ भाई, यहाँ आबादी में लोग गैर कानूनी तौर पर तो खुदाई वगैरह नहीं करते। नहीं जी, महकमा इस बारे में बड़ा चौकस है और सख्ती भी करता है। महकमे के चौकीदार अक्सर इलाके में चक्कर लगाते रहते हैं और इर्द गिर्द की सुनगुन रखते हैं, लेकिन क्या कभी कभार कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है, किसी बुनियाद या कब्र वगैरह की खुदाई करते हुए या किसी खेत छेत में कोई पुरानी शय मिल भी जाती है, किसी पुराने बर्तन का टुकड़ा या किसी मूर्ति का कोई हिस्सा। एकदम मेरे जहन में धमाका सा हुआ। निगाहों के सामने सुजुकी डब्बे की एक्सीडेंट का मंजर आ गया। इमरान ने बताया कि सुजुकी के डब्बे के अंदर मौजूद बोरियों में चावलों की बजाय मिट्टी भरी हुई थी। तो क्या इस मिट्टी में कुछ छुपाया गया था या फिर अभी मेरी सोच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि इमरान ने यही बात इम्तियाज़ से कह दी। इसने कहा इम्तियाज़ भाई 2-3 दिन पहले सिराज की सुजुकी के साथ हमारी स्टेशन वैन की जो टक्कर हुई थी इसके बारे में तो इकबाल ने आपको बताया ही था। जिस वक्त टक्कर हुई सिराज की सुजुकी में 4 बड़ी बोरियां भी पड़ी हुई थी। इनमें से 2 बोरियां टक्कर की वजह से फट गईं। इन फटी हुई बोरियों में जो कुछ था इसने हम दोनों को थोड़ा सा हैरान भी कर दिया था। इन बोरियों के ऊपर तो चावलों की 2-2.5 इंच मोटी तय थी, लेकिन नीचे सारी मिट्टी भरी हुई थी। इस बात का पता मेरे अलावा इकबाल को भी चला। हम दोनों शक में पड़ गए। इस शक की वजह से ही मैंने इकबाल को सिराज के पीछे लगाया और वो यहाँ हड़प्पा तक आ पहुँचा। बोरी में चावलों के नीचे मिट्टी वाली बात सुनने के बाद इम्तियाज़ का भारी भरकम चेहरा मुतगय्यर हो गया। मैंने साफ देखा कि इसने इस बात में ज़बरदस्त दिलचस्पी महसूस की है। इसने ऊपर तले कई सवाल इमरान और इकबाल से पूछे और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसका खड़ा होना ऐसे ही था जैसे किसी लेटे या बैठे हुए हाथी का खड़ा होना। वो सनसनी खेज लहजे में बोला, मुझे पहले ही इस ख्वाजे के मामले में शक व शुबा लग रहा था। अब ये जो आपने बोरियों में मिट्टी वाली बात बताई है इसने मेरा शक बड़ा पक्का कर दिया है। वो लकड़ी की अलमारी में से अपना मोबाइल फ़ोन उठा कर लाया। ये क्या कर रहे हो? इमरान ने पूछा। सईद को फ़ोन कर रहा हूँ। ये सईद कौन है? यहाँ हेड चौकीदार है, मेरा साला भी है। इसकी जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो तो इसे पकड़े। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या गड़बड़ हो रही है? इमरान ने पूछा। जो कुछ आपने बताया है इसे सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ जुलेखा और सीदे के घर में नाजायज़ तौर पर खुदाई हो रही है। दरअसल यहाँ अगर कोई चोरी छुपे खुदाई करता है तो इसके लिए सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि खोदी हुई मिट्टी को छुपाए कहाँ। पिछले साल भी यहाँ एक इसी तरह का वाक़या हुआ था। वो एक ईसाई फैमिली थी। उन्होंने घर के एक कमरे में खुदाई शुरू की और वहाँ से निकलने वाली मिट्टी रात के अंधेरे में पास के छप्पड़ में फेंकने लगे। एक रात चौकीदारों ने इन्हें देख लिया और वो पकड़े गए। मुझे यकीन हो गया कि ये भी कोई ऐसा ही चक्कर है। जो लोग पकड़े गए थे इनसे कुछ बरामद भी हुआ? मैंने पूछा। 1-2 मोहरें बरामद हुई थी, बाकी चीज़ें वो लोग आगे निकाल चुके थे। फिर बेहतर है कि तुम अभी फ़ोन न करो, इमरान ने मशवरा दिया। क्या मतलब? इम्तियाज़ ने पूछा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। पहले हम देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनके साथ और कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। हो सकता है कि ये बस 1-2 लोगों का काम हो और हो सकता है इनमें ज़्यादा लोग शामिल हों। इस सिलसिले में इन तीनों के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद हुई। फिर इमरान ने एक दलेराना बल्कि हैरान कुन फैसला किया। कम अज़ कम मेरे लिए तो हैरान कुन ही था। इसने कहा कि वो और इकबाल अभी दीवार फांद कर जुलेखा और सीदे के घर में दाखिल होंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। जाहिर है ये ख़तरनाक काम था, इसके नतीजे में कुछ भी हो सकता था। कुछ देर तक इस बारे में मज़ीद तबादला ख्याल हुआ। इसमें मैंने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया। आखिर फैसला ये हुआ कि ये काम कल पर छोड़ दिया जाए। इम्तियाज़ को मालूम था कि सिराज बस आज की रात यहाँ ठहरेगा और कल जुलेखा के घर में जुलेखा और इसके बीमार खावन के सिवा और कोई नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुलेखा का एक भांजा होगा। इसका कोई ऐसा मसला नहीं था।
हमने रात का बाकी हिस्सा इम्तियाज़ के घर में गुजारा। इम्तियाज़ की बीवी ने हमारे लिए 2 नए लिहाफ निकाल दिए। हम सोए तो सुबह 10-11 बजे से पहले आँख नहीं खुली। धूप पूरे सहन में फैली हुई थी। इम्तियाज़ के दोनों बच्चे सहन में खेल कूद रहे थे। बाप की तरह वो भी खूब फरबा थे और हाथी के छोटे छोटे गोल मटोल बच्चों की तरह थे। कुछ देर बाद एक गर्मा गर्म देहाती नाश्ते ने हमारा इस्तकबाल किया। देसी घी के भारी भरकम पराठे, अंडों का आमलेट, सूजी का बादामों वाला हलवा और दूध पत्ती चाय। साथ में रेडियो पर पंजाबी गाने नशर हो रहे थे। इम्तियाज़ और इसकी बीवी में दिलचस्प नोक झोंक भी जारी थी। इमरान भी गाहे बगाहे अपनी कहका बार बातों की पुलझड़ियाँ छोड़ रहा था। इस माहौल में मुझे अपनी ज़ाती तलखियाँ की सेहत तक भूली हुई थी। वैसे भी मैं सुकून बख्श गोलियाँ बाकायदगी से ले रहा था। इसके सबब दिमाग पर गफलत अमेज़ धुंध छाई रहती थी और अपने बेपनाह गम की धार मुझे हल्की महसूस होती थी। नाश्ते से फारिग होकर इमरान ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पर अपने सर्कस के असिस्टेंट मैनेजर अब्बास से रब्ता किया और इसे बताया कि वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर है, इसलिए आज शो में हिस्सा नहीं लेगा। इस इत्तला के बाद वो कुछ ईजी नज़र आने लगा। इकबाल, इम्तियाज़ और इमरान में एक बार फिर यहाँ के पुरस्रार सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। इम्तियाज़ ने बताया कि महकमा आसार कदीमा का दफ्तर यहाँ से 4-5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इनकी बातों से पता चला कि मौजूदा अफसर खासा ईमानदार और सख्तगीर है। वो किसी किस्म की बेकायदगी बर्दाश्त नहीं करता। इसकी वजह से नवादरात के मुतलाशी खौफज़दा रहते हैं। मकामी लोगों को अगर टीलों से कभी कभार कोई चीज़ मिल जाती है तो वो खुद जाकर दफ्तर में जमा करा देते हैं। दोपहर के वक्त इकबाल बाहर का जायज़ा लेने के लिए चला गया। 2-3 बजे के करीब वापस आया। इसने इतला देते हुए कहा, लो जनाब, सिराज वापस जाने के लिए तैयार है। इसके साथ एक बंदा भी है, गाड़ी को कपड़ा वगैरह मार रहा है। अब भी कोई बोरी वगैरह है गाड़ी में? इमरान ने पूछा। हाँ जी, 5 बोरियाँ हैं। मैंने गाड़ी के पास से गुजरते हुए खुद देखी थी। इसी दौरान में गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की दूरफ्ताद आवाज़ आई। अंदाज़ा हुआ कि सिराज रवाना हो रहा है। 2-3 मिनट बाद सिराज की सुजुकी का डब्बा गली में से गुजरा। इमरान की तरह मैंने भी खिड़की में से झांक कर देखा। सेठ का साथी ड्राइविंग कर रहा था और सेठ साथ वाली नशिस्त पर बैठा था। मैंने इसे साफ पहचाना। तहम बोरियां वगैरह नज़र नहीं। अंदाज़ा हुआ कि बोरियां रखने के लिए डब्बे की पिछली नशिस्तें निकाल दी गई हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से के डेंट वगैरह निकलवाए जा चुके थे। तहम अभी इसकी काफ़ी मरम्मत होना बाकी थी। सेठ का चेहरा देखते ही मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी देर बिल्कुल गुमसुम रहा और रात खासी सनसनीखेज़ रही। इमरान की कई सलाहियतें खुलकर मेरे सामने आई। इसकी गैर मामूली बेखौफी तो मुझ पर पहले ही साबित हो चुकी थी। अब अंदाज़ा हुआ कि वो किसी भी ख़तरनाक काम में फौरी तौर पर कूद पड़ने और वक़्त के मुताबिक नहायत तेज़ी से फ़ैसले करने की सलाहियत रखता है। यकीनन इसके दोस्त भी इसके मजाज के मुताबिक ही थे। रात करीबन 11 बजे के लगभग मुझे पहली बार पता चला कि इमरान गाड़ी में एक पिस्टल भी रख कर लाया है। वो पिस्टल बाहर खड़ी गाड़ी में से निकाल कर अंदर ले आया और अपनी जैकेट में रख लिया। 8-10 इजाफी गोलियां भी इसने अपनी जेब में डाल ली। इसके बाद वो और इकबाल जुलेखा के घर में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। इन दोनों ने अपने चेहरे कपड़े के ढानों में इस तरह छुपा लिए कि आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने अपने जिस्म के गिर्द एक गर्म चादर भी लपेट ली। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरे रोकने से ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। वो थ्रिल और गैर मामूली सनसनी के मुतलाशी हैं और ये इनके लिए एक अच्छा मौका था। इमरान मेरा कंधा थपथपा कर बोला, परेशान ना होना जिगर, ये पिस्तौल किसी को ज़ख्मी करने या मारने के लिए नहीं है, बस अपनी हिफाजत के लिए है। मैंने बुझे लहजे में कहा, पिस्तौल तो पिस्तौल ही होता है। बहरहाल एक बात जहन में रखना, मैं यहाँ होने वाले किसी भी मामले के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ लाए हो और अब इन उल्टे सीधे कामों में पड़ गए हो। मुझे इसमें ख़तरे की बू आ रही है। वो मुस्कुराती आवाज़ में बोला, रात का वक्त है, स्टाम्प पेपर मिल नहीं सकता, वरना मैं अभी तुम्हें इकरारनामा लिख कर दे देता कि तुम हर मसले से बरियो ज़िम्मा हो। एक स्टाम्प पेपर से नहीं, 2 से काम चलेगा। तुम मुझे क्यों भूल रहे हो? इम्तियाज़ ने कहा और फिर हंसने लगा। जब वो हंसता था तो इसका पूरा जिस्म हंसता था और तोंद के अंदर तो तहलका समझ जाता था। वाकई हम इसके घर में ठहरे हुए थे और अगर यहाँ कोई मसला खड़ा हो जाता तो वो भी लपेट में आ सकता था। कुछ ही देर बाद इमरान और इकबाल घर से बाहर निकलकर तारीकी का हिस्सा बन गए। देहात और कस्बात की यख बस्ता रातों में सर्दी से बचने के लिए अक्सर लोग अपने चेहरे गर्म मफलरों और ढाटों वगैरह में छुपा लेते हैं। इमरान और इकबाल के जाने के बाद मैं बेचैनी का शिकार रहा। इम्तियाज़ भी किसी हद तक मुस्तरब था, ताहम वो अपना दिल मूंगफली और रेडियो से बहला रहा था। इसकी बीवी बच्चे 2 घंटे पहले ही सो चुके थे। 4 दीवारी से बाहर सर्द हवा फराटे भर रही थी। खिड़की में से दूर हड़प्पा के टीले दिखाई दे रहे थे, इन पर मदम चांदनी बिखरी हुई थी। करीबन 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। इम्तियाज़ हाथी की तरह झूमता हुआ उठा और दरवाज़ा खुलने लगा। आने वाला इमरान ही था। वो तेज़ी से अंदर आया।
इसने मुंडा सा खोला। इसका चेहरा अंदरूनी जोश से तमतमा रहा था। लगता था कि वो बड़े मूड में है। आते साथ ही इसने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, आओ मेरे साथ तुम्हें तमाशा दिखाऊं। बड़े मज़े का सीन है, एकदम 5 स्टार। नहीं, मुझे नहीं जाना, जो देखना है तुम खुद ही देखो। मैंने इसका हाथ झटका। ओहो यार, क्या औरत बने बैठे हो। वहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर होती तो मैं तुम्हें बुलाने ही ना आता। चलो उठो, हैरान रह जाओगे तुम। मैं पहले ही बहुत हैरान हूँ। तुम इम्तियाज़ भाई को ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने दबे लहजे में कहा। इसने मेरी एक ना सुनी और खींच कर मुझे उठा दिया। किसी वक्त वो बिल्कुल एक तेज़ सैलाबी रेले की तरह बहता हुआ जाता था। इसके अंदर एक ऐसा मोहब्बत भरा बहाव पैदा होता था जिसके सामने रुके रहना मुमकिन ही नहीं था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।